ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डीएच पैरामीटर वाला पार्ट पर देख लिया था। आज से जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज द किनेमैटिक्स, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि किनेमैटिक्स है क्या। ठीक है, देखो, इसके पहले हम लोगों ने जो पार्ट सीखा उस पार्ट में हम लोगों ने ये जाना कि अगर हमें रोबोट के एंड फैक्टर को कंट्रोल करना है, दैट इज इफ वी वांट टू कंट्रोल द एंड फैक्टर, we should know the relation between the joint angle, that is the joint angle movement, that is the input, and your end factor movement. ठीक है, that is the your output. अब देखो, यहाँ तक हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ लिया कि how the coordinate transformation is done. ठीक है, हम लोगों ने टेनेवेट-हर्टेनबर्ग पैरामीटर्स भी पढ़ लिए। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ सीखा या जो भी कुछ देखा, ठीक है, कि हम क्या समझ गए कि दैट इज द पोज और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर हम किसी रिजिड बॉडी की बात करते हैं, उस रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस में, तो हमने उसके पोज और कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जो तरीका है, ठीक है, रिलेटिव टू इट्स स्पेस फ्रेम, टू इट्स बेस फ्रेम, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सो दिस इट्स पोज और कॉन्फ़िगरेशन, इट इज रिलेटेड टू बेस फ्रेम, it should be established first. सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया है। ठीक है, ये हमारा किस लिए एसेंशियल है? दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर पोजिशनिंग प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज एसेंशियल फॉर व्हाट? This is essential for positioning problem. ठीक है, जब हमें हमारा जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एंड फैक्टर और उसके लिंक के, ठीक है, कि जब हमें हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप हमें पता है, तो उसके बाद जो एनालिसिस करने की बारी आती है, वो एनालिसिस हमारे पास था, दैट इज if we know the above relations. ठीक, हम अब इसके पहले जो रिलेशंस की बात करें, we know this above relations, then we must go, that is your analysis of velocity and acceleration. ठीक है, अगर हमें वो रिलेशन, ऊपर वाला रिलेशन पता है, तो हमें जो एनालिसिस देखना है, अब हमें किसका एनालिसिस देखना है? हमारे सामने जो नई कंडीशन अराइज होती है, ये कंडीशन हमें कहती है कि वी शुड गो फॉर द एनालिसिस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये किस लिए जरूरी है? It is required for
स्मूथ मोशन कंट्रोल. ओके, स्मूथ मोशन कंट्रोल ऑफ द एंड इफेक्टर. अगर आपको पता है कितना एक्सेलरेशन आपको देना है, ठीक है, और कितनी वेलोसिटी पर आपकी लिंक मूव करेगी, तो जाहिर सी बात है कि आप एंड इफेक्टर का अपना एंड पॉइंट जो है उसका मोशन उतना ही स्मूथली कंट्रोल कर ले जाएंगे. ठीक है, अब हम जैसा कि जानते हैं, इसके पहले हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उससे हमें मालूम है कि for any rigid body in a three-dimensional Cartesian plane, what we need 6 parameters. Okay, और वो 6 parameters क्या है? 3 translational and 3 rotation. Okay, इसी से हम ये बता रहे थे ना कि any rigid body in a three-dimensional Cartesian plane have a 6 degree of freedom. ठीक है, ओबियसली अगर हम किसी भी रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं और उस पॉइंट को 3-dimensional कार्टेशियन स्पेस में अगर हमें बताना है, दैट इज इफ दिस इज कंसिडर्ड एज अ 3-dimensional कार्टेशियन स्पेस x, y एंड z, तो आप जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर अगर आपको किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करना है तो आपको ये बताना है कि उसकी x, y, z पोजीशन क्या है एंड देन उसके θ1, θ2, θ3 एंगल्स क्या है. यही इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स की हमें यहाँ जरूरत है ना, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कहते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो कार्टेशियन वेरिएबल्स हैं, ये हमारे किससे कंट्रोल होते हैं? दीज आर कंट्रोल बाय रोबोट्स जॉइंट मोशन. ओके, यही लिख लेता हूँ. Sorry, not combined. They are controlled by the robot joint motion. ठीक है, तो हमारे लिए मेन टास्क क्या है कि इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू साइड्स. सो इट इज नेसेसरी टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द टू साइड्स. ठीक है, अब हम जब इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है, when we are talking about the position analysis, okay, like in position analysis, ठीक है, अगर हम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, मतलब क्या है, दैट इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट
on the end effector and its orientation, तो साथ में इसके जॉइंट एंगल। ठीक है, पोजीशन एनालिसिस की जब बात की तो हमने उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और उसके जॉइंट एंगल्स हमारे पास हमने पता लगा लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे दो तरह के प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। हियर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। ठीक है, कौन कौन सी? एक कहलाती है हमारी फॉरवर्ड और इसको हम डायरेक्ट भी कहते हैं, और जो सेकंड होती है ये होती है हमारी इनवर्स। ठीक है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड किनेमैटिक्स एंड सेकंड वन इज योर इनवर्स किनेमैटिक्स। जिसको हम कह रहे हैं ना कि किनेमैटिक्स के दो पार्ट होते हैं, तो यही हमारे किनेमैटिक्स के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं और इनवर्स किनेमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं उसको एक बार यहाँ से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉरवर्ड किनेमैटिक्स की बात कर दी जाए। ठीक है, कि क्या होता है फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में? ठीक है, फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में joint positions are given, okay, given, and the problem is to find the end effector configuration। okay, कि यहाँ पर हमारे फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में हमारे पास जॉइंट पोजीशंस होती हैं और हमें एंड इफेक्टर कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है। जबकि अगर हम इनवर्स किनेमैटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, इनवर्स किनेमैटिक्स में प्रॉब्लम विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स का क्या मतलब है? दैट इज वी नो द एंड इफेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड वी नीड टू फाइंड द जॉइंट पोजीशंस। ओके, तो ये हमारी किनेमैटिक्स में की दो तरह की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, फॉरवर्ड किनेमैटिक्स जिसमें जॉइंट पोजीशंस दी हुई हैं हमें, और हमें क्या निकालना है उसमें, हमें एंड इफेक्टर कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। और एक इनवर्स किनेमैटिक्स जिसमें एंड इफेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है, वी नीड टू फाइंड द जॉइंट पोजीशंस। ओके, देखो लाइक हम एक स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। This is your end effector motion. Let me consider it.
देखिए ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। आपके पास में 1 2 एंड फर्स्ट सेकंड और 3 इनको हम जॉइंट्स कंसीडर करते हैं। देन लिंक्स हमारे पास है 1 2 एंड 3 लिंक्स है हमारे पास में। इनके जो हमारे एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो एंगल्स हमारे कितने दिए हुए हैं, सॉरी दिस लास्ट वाज θ1, ठीक। अब देखिए हमारे पास में क्या है और हमें कहाँ पहुंचना है, ठीक है। हमारे पास में ये यहाँ से पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस पी, ठीक है। तो हम जब डायरेक्ट किनेमैटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, वी नो द θ1 θ2 एंड θ3, ठीक है। तो θ1 θ2 θ3 होने के बाद हमें यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है, ये Q क्या होती है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। वहीं जब हम इनवर्स किनेमैटिक्स की बात करते हैं, तो देखिए इनवर्स किनेमैटिक्स में हमारे पास में क्या होता है, ये पोजीशन P होती है एंड इफेक्टर की, ठीक है। और हमें क्या डिटरमाइन करना होता है, दिस θ1 θ2 एंड θ3, ठीक है। θ1 θ2 θ3 हमारे क्या बताते हैं, जॉइंट मोशंस बताते हैं। ये आप किस तरह से समझ सकते हो कि ठीक है, ये हमारे θ1 θ2 एंड θ3 पे जॉइंट मोशंस हमारे किस तरह से हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है जॉइंट मोशंस, ठीक है। देखिए तो ये हमारे पास में देखिए इनवर्स फॉर ऑफ डायरेक्ट किनेमैटिक्स में हमें सिर्फ यही समझना है कि डायरेक्ट किनेमैटिक्स में हमारे पास में ये जॉइंट मोशंस दिए हुए हैं, ठीक है। जॉइंट मोशंस दिए हुए हैं, वी हैव टू डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट इज द एंड इफेक्टिव पोजीशन। और अगर हमारे पास में इनवर्स किनेमैटिक्स प्रॉब्लम है तो हमें सिर्फ पोजीशन पी दी हुई है, ठीक है। अब इस पोजीशन से हमें अपने कहा जाना है बेस मैट्रिक्स पर पहुंचना है, ठीक है। याद है कि डायरेक्ट किनेमैटिक्स और फॉरवर्ड किनेमैटिक्स हैव ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन है। बट इनवर्स किनेमैटिक्स हैव मल्टीपल सॉल्यूशन। इस बात को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, कि आप देखिए यहाँ से इस पार्ट से अगर आपको यहाँ तक जाना है तो आपके पास में फिक्स्ड है कि आप यहाँ जाएंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और पहुंचेंगे। लेकिन अब जब आपको यहाँ से जाना है तो आपको ये नहीं पता कि आपको रास्ता यही चूज करना है, ठीक है। सपोज कंसिडर करते हैं, देखिए
ये देखिए एक हैंड की पोजीशन है। अगर आपके पास में देखो, अब आप कुछ जॉइंट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ जॉइंट होगा, यहाँ एल्बो पे जॉइंट होगा, ठीक है, एंड रिस्ट पर। ये क्या है हमारा, ये दिस इज अवर शोल्डर, दिस इज अवर एल्बो एंड दिस इज अवर रिस्ट, ठीक है। तो देखिए जब आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपके पास में जाने के लिए आपका एक ही तरीका सीधे, ठीक है। आप हाथ को सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे इस तरीके से ये देखिए, आपको अगर इस पोजीशन से शोल्डर से आप अपना रिस्ट पे अगर आना चाहते हैं तो आपके पास यही कंडीशन है। लेकिन अगर आप रिस्ट से वापस आना चाहते हैं तो आप देखिए आपके पास में कितने तरीके के पाथ होते हैं कि आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। आप इस हाथ को बेंड करके पीछे से भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, कि बैक से घुमा के लेके आए, शोल्डर तक पहुंचाए। तो यहाँ से शोल्डर से रिस्ट तक जाने के लिए तो आपके पास में एक सिंगल पाथ है, ठीक है। दिस इज सिंगल पाथ, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड योर डायरेक्ट और फॉरवर्ड किनेमैटिक्स। लेकिन वहीं इसमें आपके पास में क्या है कि आपके पास में यू हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। तो ये हमारी कैसी प्रॉब्लम हो गई, इट इज अ इनवर्स किनेमैटिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ बेसिक ये बताने का था कि क्या फॉरवर्ड किनेमैटिक्स और इनवर्स किनेमैटिक्स की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया। अब हम इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा फॉरवर्ड पोजीशन एनालिसिस, दैट इज द फॉरवर्ड किनेमैटिक्स है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स भी कंसिडर करेंगे एग्जांपल्स में। रोबो एनालाइजर का यूज लगातार होता रहेगा साथ में हमारे, ठीक है। दैट इज योर फॉरवर्ड और योर डायरेक्ट किनेमैटिक्स। जैसा कि हम लोग इसमें देख चुके थे कि in forward kinematics for position the joint position, that is the angles of revolute joints की जो joints हमारे revolute कर रहे थे, ठीक है, and the displacement of your prismatic joint, displacements of joints are prescribed, ठीक है। यही हमें पता है ना। और हमारा टास्क क्या है कि the task is to find the end effector configuration, ठीक है, that is its इसकी पोजीशन एंड इसकी ओरिएंटेशन हमें पता लगानी है, ठीक है। अब इसको ऑब्टेन करने का वे क्या है, ठीक है, हाउ टू ऑब्टेन दिस। सो टॉप क्वेश्चन इज इसकी कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। जो स्टेप्स हम किस तरह से इसको अचीव किया जाता है वो नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं, ठीक है। देखिए जो हम लोगों ने डीएच पैरामीटर्स के पहले देखे थे, ठीक है, स्टेप नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। डीएच पैरामीटर में हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले हमने ये कंसीडर किया था कि
फ्रेम्स हमारी किस तरह से अटैच्ड है, ठीक है, जॉइंट के साथ में इस तरह से हमारी सारी की सारी फ्रेम्स अटैच होती जा रही थी। ठीक है, हमने इस तरह की पोजीशन देखी थी। तो हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे कि जो रूल्स हमने डीएच पैरामीटर में देखे थे, we need to attach coordinate frames in each of the link, ठीक है, of the robot with frame 1 attached to your fixed link, ठीक है। जो इस जब हम प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसमें क्या था कि एक लिंक थी, दिस वाज i-1, दिस वाज योर ith लिंक, दिस इज योर i+1 लिंक। तो हम इसमें सबसे पहले क्या कर रहे थे कि वी नीड टू अटैच कोऑर्डिनेट फ्रेम। हम इन सभी के साथ में कोऑर्डिनेट फ्रेम्स अटैच कर रहे थे। किस तरह से कि यहाँ पर हमने कॉमन नॉर्मल जो बनाया था उसके हिसाब से किया, ठीक है। देन इसको हम लेके आए थे यहाँ पर हमने इस तरह से इसका मूवमेंट दिखाया था, ठीक है। देन इसके साथ में हमने यहाँ पर जब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा था उस इंटरसेक्शन पे हमने कोऑर्डिनेट फ्रेम दिखाने की कोशिश की थी। तो जो सबसे फर्स्ट हमारा टास्क क्या था वो यही था कि हमें ये जो कोऑर्डिनेट फ्रेम्स है उन्हें हर लिंक के साथ में अटैच कर देना है, ठीक है। एंड जो लास्ट फ्रेम रहेगी हमारी, द लास्ट फ्रेम दैट इज, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं 0 से लेके n तक, ठीक है। सो द फ्रेम n+1 it is attached to the end effector और द nth लिंक, ठीक है। nth लिंक से ये अटैचमेंट है हमारा, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी डिफाइन द डीएच पैरामीटर्स, ठीक है। डीएच पैरामीटर्स हमारे पास क्या क्या थे, डीएच पैरामीटर्स में हमारे पास था जॉइंट एंगल, सॉरी हमारे पास था जॉइंट ऑफसेट, ठीक है, BI। उसके बाद था हमारे पास में जॉइंट एंगल θi। देन उसके बाद थे हमारी लिंक लेंथ AI। देन उसके बाद था हमारा ट्विस्ट एंगल दैट इज योर अल्फा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे हम डिफाइन करेंगे अपने डीएच पैरामीटर्स। ये फॉरवर्ड पोजीशन एनालिसिस चल रही है अभी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखते जाइए, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता जाएगा, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में जाएंगे, वी राइट द होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है, दैट इज योर HTM। लाइक n लिंक है तो हमारे पास में n नंबर ही हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेंगी, ठीक है। So what it represents, the transformation of body I or your frame
i+1 with respect to its previous link. ठीक है, it is your i-1 or the frame attached to it, that is frame i. ठीक है, वही जो हमने किया था कि हर लिंक बाय लिंक हम क्या करते जा रहे थे कि अगर मान लीजिए कि पहली लिंक जो हमारी अटैच हो रही है जॉइंट से, उसमें हमने देखा कि क्या इसमें हमारा ट्रांसलेशन किया गया है कि रोटेशन किया गया है, तो हमने उस समय पे क्या क्या निकालते गए थे कि मान लीजिए ट्रांसलेशन था तो हमने टी बी निकाली थी, फिर अगर मान लीजिए रोटेशन था टी थीटा निकाला, फिर हमने टी ए निकाला, टी अल्फा, तो हम इसी तरह से यहाँ भी T1 T2, अभी इससे हमने बी थीटा नहीं लिखते हुए 1 to n तक की बात करती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में वी ऑब्टेन individual homogeneous transformation matrix from the four elementary transformation corresponding to DH parameter. ठीक है, and HTM of end effector, that is your last frame n+1 with respect to frame 1. ठीक है, that is T. ओके, तो T हमारी किस तरह से निकलेगी, this T is now obtained from the post multiplication. ठीक है, post multiplication of our इंडिविजुअल HTMs. ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, T हमें क्या मिलेगी, T इज इक्वल्स टू T1 T2 T3 अप टू योर Tn. ठीक है, तो जिस तरह से हम इसके पहले देखे थे वही फॉरवर्ड ग्रामेटिक्स का ही पार्ट था एक तरह से, वो भी उसमें भी हम यही सारी चीजें देखते जा रहे थे. ठीक, अब हमारे पास में ये जो इक्वेशन हमारी आई T इक्वल्स टू T1 T2 T3 up to this up to Tn. ओके, नाउ यहाँ देखिए, अगर हम जो राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये सभी क्या है, ये इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है, दैट इज T1 T2 अप टू Tn, ये क्या है हमारे, दीज आर अवर इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ठीक है, सो यहाँ हमें ये कहना चाहिए कि दैट इज Ti इज, ठीक है, I एक वेरिएबल से कंसीडर कर लिया, Ti इज एक्सप्रेस्ड इन द कोऑर्डिनेट फ्रेम. ठीक है, Ti इज एक्सप्रेस्ड इन द कोऑर्डिनेट फ्रेम attached to link i-1 और फ्रेम I. ओके, और लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी दिस T, दिस इज T is expressed in the fixed frame, that is frame 1.
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम क्या बताते जा रहे हैं कि अगर हम T1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो T1 हमारा क्या हो जाएगा, T1 हमारा हो जाएगा कि जो हमारी लिंक 0 है, ठीक है, लिंक 0 का दैट इज T1 आप देखोगे तो ये क्या बता रहा है कि हाउ द लिंक 0, ठीक है, और फ्रेम 1, ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट फ्रेम्स बता रहा है, कोऑर्डिनेट फ्रेम्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस। सिमिलरली T2 अगर आप बात करोगे तो T2 आपको क्या बता रहा है, लिंक 1, ठीक है, और फ्रेम 2, T3। इसी तरह से Tn आपके क्या बता रहे हैं कि हाउ द nth लिंक इज ट्रांसफॉर्म टू दिस एंड अटैच टू फ्रेम n। ओके, ये जो हमारे पास में एक इक्वेशन बन के आ रही थी, जिस इक्वेशन को हमने लिखा था दिस इज T इक्वल्स टू T1 T2 T3 अप टू Tn, ठीक है, ये इक्वेशन को कंबाइनली हम बोलते हैं क्लोजर इक्वेशन ऑफ अ रोबोट, ठीक है, दिस इज नोन एज क्लोजर इक्वेशन ऑफ अ रोबोट एट हैंड, ठीक है। देखिए अब हमारे पास में इसके पहले जब हम चैप्टर में डीएच फ्रेम्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, ठीक है, वहां पर हमने अपना पढ़ा था कि अब जो हमारी TI बन रही थी वो TI क्या बन रही थी, दैट इज TB T थीटा TN T अल्फा, और उसको जॉइंट कंबाइंडली हमने क्या लिखा था, जरूरत है उसकी यहाँ पे उसको बताते हैं। ठीक है, देखो ये हमारी मैट्रिक्स बनी थी। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को जो हमारी बनी थी उस मैट्रिक्स को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें जो हम होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखे थे, ठीक है, क्या थी हमारी होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की फॉर्म, वो थी हमारी अवर P है 1 इट इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस बिकम्स Q 0 ट्रांसपोज देन O of F 1 then this is E dash M, this is 1, ठीक है। इसको हम जिस फॉर्म में इस तरह से लिखे थे, अगर हमारी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, और तो हमारे पास में जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका Q जो हो रहा है Q क्या होगा, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, और P क्या हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा हमारा A1 प्लस Q1 A2 प्लस अप टू Q1 Q2 Qn माइनस 1 एंड An, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन कंपेयर की जाएंगी अभी ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारी Q और P हमें मिल रही है, ये हमारी Q और P हमें क्या बता रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें हमारी जो मैट्रिक्स QI हमें मिली वो हमारी क्या है, वो हमारी ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज अवर ऑर्थोगोनल
दिस इज ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हमारी रिप्रेजेंट क्या कर रही है, इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन, रोटेशन की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर ये इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ फ्रेम i+1 विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम i, ठीक है। और जो हमारी वेक्टर हो रहे हैं, ठीक है, जैसे वेक्टर ai जो हमारा आ रहा है, ठीक है, वो क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है पोजीशन ऑफ द origin of frame i+1, attached to link i, ठीक है। frame i attached to link i-1, ठीक है। तो Q से हमारा फर्दर हमें Q से हमें मिल कर रहा है, ये जो हमारी फाइनली हमारी Q बनी थी, ठीक है, Q हमारा क्या था, Q1 Q2 अप टू Qn, तो इस Q से हमें क्या मिल रहा है, ये हमारा Q दे रहा है हमें ओरिएंटेशन, ठीक है। दिस Q से हमें मिलता है द ओरिएंटेशन ऑफ एंड इफेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम मिलेगा। देखिए ये हमारे Q1 Q2 Qn, ये हमारे सब क्या बता रहा है कि इंडिविजुअल ओरिएंटेशन बता रहे हैं। तो Q हमारा क्या हो जाएगा, Q हमारा फर्स्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट, देखिए यहाँ फर्स्ट से लेके एंड तक, लास्ट तक लिंक तक चले गए हम, तो यानी कि हम कहाँ आ गए हैं, एंड इफेक्टर। तो ये Q हमारा क्या बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ एंड इफेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू योर फिक्स्ड फ्रेम, ठीक है। और P हमारा क्या बता देगा, P हमारा बताएगा पोजीशन ऑफ द origin of frame attached to end effector, ठीक है। यानी कि पोजीशन ऑफ द, ये इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है कि जो हमारा आखिरी पोजीशन हो, जो एंड इफेक्टर है हमारा, उस एंड इफेक्टर से आपके जैसे सपोज कंसीडर कर लीजिए, रुक जाइए कि ये देखिए, ठीक है, अगर इसे, तो यहाँ पर जो फ्रेम अटैच्ड होगी हमारी, ठीक है, ये XYZ, इस XYZ फ्रेम का ओरिजिन जो बताएगा वो कौन बताएगा, P बताएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए इक्वेशन 2 एंड 3 जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है। ये 3 इक्वेशंस बन रही थी हमारी, ओके। अब हमने इक्वेशन 2 एंड 3 हमारी कंप्यूटेशनली एफिशिएंट है, कैसे कि जब हम इक्वेशन 1 को कंपेयर कर इक्वेशन 1 से कंप्यूट करेंगे तो हमें कितने पैरामीटर्स कंप्यूट करना पड़ेंगे, हमें 16 पैरामीटर्स कंप्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है। 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी। इक्वेशन 2 और 3 से अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन ये हमारी क्या बनेगी, दिस इज अवर 3x3 मैट्रिक्स, तो यहाँ से हमारे पास कितने पैरामीटर्स आएंगे, 9 पैरामीटर्स। और अगर हम पोजीशन निकालेंगे तो पोजीशन के हमारे पास कितने वेक्टर्स बनेंगे, 3 पोजीशन वेक्टर्स बनेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे, 12 पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड पोजीशन एनालिसिस करने के लिए हमें किस किस इक्वेशंस की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने सिर्फ फॉरवर्ड पोजीशन एनालिसिस करने का मेथड क्या है ये समझा, और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स किसे कहते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंसीडर करेंगे, रोबो एनालाइजर का पार्ट भी इसमें साथ में देखेंगे, कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोबोट को हम लोग कंसीडर करते हुए चलेंगे, तो वो सारा का सारा पार्ट जो है वो आपकी नेक्स्ट क्लासेस से कवर किया जाएगा। तो मेरी ओर से आज की क्लास में इतना ही है। एक बार ये फॉरवर्ड किनेमेटिक्स का लेक्चर आप लोग रिपीट करके वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोगों को डीएच पैरामीटर्स एक बार पहले क्लियर होने चाहिए। डीएच पैरामीटर्स अगर आप लोगों को क्लियर होते हैं देन आप ये किनेमेटिक्स के पार्ट को बहुत आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है, कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे आ रही है, ठीक है। देन हमने उसको ओरिएंटेशन मैट्रिक्स और पोजीशन वेक्टर्स में क्यों ब्रेक किया है, ये सारा का सारा पार्ट जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। तो आई थिंक मेरी ओर से आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं। इंटरेक्शन क्लास जब हमारी होंगी तो इंटरेक्शन क्लास में वी विल डेफिनेटली डिस्कस ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड यू कीप सेंडिंग आउट डाउट्स as early as possible. Okay, thank you.